हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो देख सकते हैं आप, आज हम लेके आए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। तो देख सकते हैं आप, ये हमारा 2024 का जीव विज्ञान यानी बायो का पेपर है, ठीक है, जिसका कोड कितना है 348 CL, ठीक है। और इस पेपर का फुल सॉल्यूशन हम इस बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे करवाने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन या एक भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन पढ़िए, बहुविकल्पी क्वेश्चन है पहले का निम्नलिखित में कौन सी वायु परागण की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सी ऐसी वायु है जो कि परागण की विशेषता नहीं होती है। तो विकल्प पढ़िए, हल्के परागण, बेहद अनावृत पुंकेसर, या फिर वृहत एवं पिच्छ वर्तिकाग्र, या फिर असंख्य बीजांड। तो कौन सी ऐसी विशेषता है जो कि वायु परागण की नहीं है, ठीक है। तो असंख्य बीजांड वायु परागण की विशेषता नहीं है। अब इसको कॉपी पे कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का क्या डालेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर संख्या 1 और प्रश्नोत्तर संख्या 1 का। फिर हमें कैसे लिखना है, हम लिखेंगे ये वाला जो क्वेश्चन है, जैसे है ना, निम्नलिखित में कौन सी वायु परागण की विशेषता नहीं है, इस क्वेश्चन को वैसे ही का वैसा उतार देंगे। और जो आंसर होगा, जैसे हमारा असंख्य बीजांड आंसर है तो हमने असंख्य बीजांड लिख लिया। और ये जिस भी विकल्प में है, जैसे विकल्प नंबर 4 में है तो हम लिख देंगे विकल्प 4 सही है, ठीक है। आप कोशिश करिए कि एग्जामिनर को ज़्यादा भटकना ना पड़े और वो आसानी से हर चीज़ की, ये किस विकल्प में है, आंसर क्या है, सब कुछ आपकी कॉपी पे आसानी से समझ पाए। जितना अच्छे से आप करने की कोशिश करेंगे उतने आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, फुल में फुल मिलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन पढ़िए, 1 का ख नंबर, दात्र कोशिका अरक्ता ग्लूटामिक अम्ल के निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्ल के प्रतिस्थापन से होता है। ये जो दात्र कोशिका है अरक्ता ग्लूटामिक अम्ल, निम्न में से किस अमीनो अम्ल के प्रतिस्थापन से ये हो जाता है। तो विकल्प पढ़िए, लाइसिन से होता है, मेथायोनिन से होता है, वैलिन से होता है, या फिर सेरीन से होता है। तो ये जो दात्र कोशिका अरक्ता ग्लूटामिक अम्ल है वो वैलिन नामक एमिनो अम्ल के प्रतिस्थापन से होता है। किस एमिनो अम्ल के प्रतिस्थापन से होता है, वैलिन नामक एमिनो अम्ल के प्रतिस्थापन से होता है। तो लिखेंगे कैसे, हम इसके लिए लिखेंगे दात्र कोशिका अरक्ता ग्लूटामिक अम्ल वाला क्वेश्चन लिख देंगे और आंसर लिखेंगे वैलिन, विकल्प 3 सही है। इस टाइप से हम क्या करेंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन के आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन पढ़िए, पहले का ग नंबर, प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितने पेप्टाइड बंध होते हैं। किसी भी प्रतिरक्षी अणु में कितने पेप्टाइड बंध होते हैं। तो क्या पेप्टाइड बंध होते हैं, 4 पेप्टाइड बंध होते हैं, 2 होते हैं, या फिर 1 होते हैं। तो किसी भी प्रतिरक्षी अणु में 4 पेप्टाइड बंध होते हैं। कितने पेप्टाइड बंध होते हैं, 4 पेप्टाइड बंध होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बायो रिएक्टर में वृद्धि के लिए कायम रखने वाली अनुकूलतम परिस्थितियों में से कौन सी नहीं है। बायोरिएक्टर के लिए क्या तापमान ज़रूरी नहीं है, क्या विटामिन ज़रूरी नहीं है, क्या लवण ज़रूरी नहीं है, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। तो किसी भी बायोरिएक्टर में की वृद्धि में कायम रखने वाली जो अनुकूलतम परिस्थितियां हैं, निम्नलिखित में से कोई भी नहीं है, ठीक है। क्या है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, ठीक है। हम लिख देंगे क्वेश्चन और आंसर और विकल्प, ठीक है। दोनों के हमने क्या कर लिए, क्वेश्चन लिख लिए, आंसर लिख लिए और विकल्प लिख लिए, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन पढ़िए, निश्चित उत्तरी प्रश्न है, दूसरे का नंबर, ठीक है। ऑक्जेलिस और कोमेलाइना कौन से 2 प्रकार के पुष्पों का उत्पादन करते हैं। जो ऑक्जेलिस और कोमेलाइना पौधे हैं, ये कौन से 2 प्रकार के पुष्पों का उत्पादन करते हैं, और उन 2 पुष्पों का हमें नाम भी बताना है। 1 नंबर का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का डालेंगे, ठीक है। और आंसर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जैसे वायोल समान पानसी जिनको बोला जाता है, ठीक है। कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनको वायोल या फिर समान पानसी बोला जाता है। ऑक्जेल जिनको हम क्या कहते हैं, ऑक्जेलिस, या फिर कोमेलाइना जिसको कनकौवा बोला जाता है, ठीक है। 2 प्रकार के पुष्पों को पैदा करते हैं, ठीक है। जो आपके ऑक्जेलिस और कोमेलाइना है, ये 2 प्रकार के पुष्पों को पैदा करते हैं। पहले उन्मील परागणी पुष्प होते हैं जिसके अंतर्गत कौन से आते हैं, चेस्मोगैमस आते हैं। उन्मील परागणी पुष्प के अंतर्गत चेस्मोगैमस आते हैं और अनुमील परागणी पुष्प के अंतर्गत क्लिस्टोगैमस नामक पुष्प होते हैं। चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस नामक पुष्प ऑक्जेलिस और कोमेलाइना नामक पौधे उत्पन्न करते हैं।
अगला क्वेश्चन पढ़िए, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किस जीवाणु का प्रयोग अपने शोध में किया था और उस जीवाणु से जनित रोग का नाम भी बताना है। तो चलिए बता लेते हैं। तो हम अगला क्वेश्चन डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2 का ख। ठीक है, तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने अपने शोध में चूहे का प्रयोग किया था। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने अपने शोध में चूहे का प्रयोग किया था और चूहे पे इन्होंने क्या किया था, न्यूमोकाकस या फिर जिसको बोला जाता है स्ट्रेप्टोकाकस न्यूमोनी। ठीक है, इन्होंने न्यूमोकाकस जिसको स्ट्रेप्टोकाकस न्यूमोनी भी बोला जाता है, इस जीवाणु को स्ट्रेप्टोकाकस न्यूमोनी नामक जीवाणु को इंजेक्शन में भरकर चूहों को सुई लगाई थी। क्या किया था, अपने इंजेक्शन में स्ट्रेप्टोकाकस न्यूमोनी नामक जीवाणु को भरकर चूहों को सुई लगाई थी और उन्होंने क्या देखा था कि चूहों में इसका संक्रमण हो गया था, जिसके कारण उनको निमोनिया नामक रोग हो गया था। चूहों को क्या हो गया था, निमोनिया नामक रोग हो गया था। अगला क्वेश्चन पढ़िए, स्त्री जनन तंत्र में अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु के संग्रह में उत्तरदायी भाग का नाम बताना है कि स्त्री जनन तंत्र में अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु के संग्रह में उत्तरदायी भाग का नाम क्या होता है। तो इसके लिए हम डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2 का ग। ठीक है, स्त्री जनन तंत्र के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु के संग्रह करने वाले ये झालर सहायक होते हैं। स्त्री जनन तंत्र के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने के लिए ये झालर सहायक होते हैं, जिसके जो कीपक होते हैं आगे चलकर अंडवाहिनी को के एक चौड़े भाग में खुलता है, जिसे क्या बोला जाता है, तुंशिका या एम्पुला कहते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, मेंडल का वंशागति सिद्धांत किन कारणों से 1900 ईस्वी तक अज्ञात रहा है। मेंडल ने जो वंशागति सिद्धांत दिया है मटर के लंबे पौधों पर, ठीक है, तो वो 1900 ईस्वी तक क्यों अज्ञात रहा है, इसके 2 कारण हमें लिखने हैं। तो चलिए लिखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का घ डालेंगे। क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का घ डालेंगे और आंसर देंगे कि मेंडल का वंशागति सिद्धांत एक प्रकार का जैविक वंशानुक्रम है। मेंडल का जो वंशागति सिद्धांत है एक प्रकार का जैविक वंशानुक्रम सिद्धांत है, जो कि 1865 ईस्वी में प्रस्तावित किया गया था। कब प्रस्तावित किया गया था, 1865 ईस्वी में प्रस्तावित किया गया था, परंतु ये सिद्धांत विवादास्पद होने के कारण ये 1900 ईस्वी तक अज्ञात रहा है। ठीक है, और सन 1900 ईस्वी में विलियम बेटसन, ठीक है, विलियम बेटसन ने जब इनके सिद्धांत को पढ़ा और अच्छे से की जांच की, तो विलियम बेटसन ने क्या किया, मेंडल के वंशागत सिद्धांत को लोकप्रिय बना दिया। और कारण कौन से थे जिससे 1900 ईस्वी तक अज्ञात रहा है, तो वो क्या था, संचार की सुविधाएं आज के जैसी नहीं थी। जब इन्होंने क्या किया था, वंशागत सिद्धांत ये लाए थे, इन्होंने वंशागत सिद्धांत की खोज की थी, तब संचार की सुविधाएं आज के जैसे नहीं थी कि हमें कोई फोटो चाहिए तो हमने क्या किया, व्हाट्सअप कर दिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और कितनी सारी चीज़ें जो आज की दुनिया में है। तो संचार की सुविधाएं आज की जैसी नहीं थी जब मेंडल ने वंशागत सिद्धांत लागू किया था, उसकी जानकारी दी थी, प्रस्तावित किया था। ठीक है, और गणितीय शब्दावली के कारण वैज्ञानिकों को ये समझ नहीं आया। इनका जो वंशागत सिद्धांत है इसमें इन्होंने क्या किया था, गणितीय शब्दावली दी थी। मटर के लंबे बौने पौधों पर इन्होंने गणितीय शब्दावली के कारण वैज्ञानिकों को इनका सिद्धांत समझ में नहीं आया था। अगला क्वेश्चन पढ़िए, नत्रजन स्थिरीकरण। ठीक है, ये नत्रजन नहीं है, ये नाइट्रोजन है। क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 साइनोबैक्टीरिया के नाम लिखने हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो उत्तरदायी किन्हीं 2 साइनोबैक्टीरिया के नाम हमें लिखने हैं। तो चलिए लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2 का अंगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी 2 साइनोबैक्टीरिया नास्टक है, अजोला है, ठीक है, और एनाबियना है। ठीक, हमने 3 लिख दिए, नास्टक, अजोला और एनाबियना। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़िए, अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्या है, अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए, तीसरे का नंबर, मटर के लंबे पौधों का जीनोटाइप निर्धारण किस प्रकार के संकरण द्वारा किया जाता है। मटर के लंबे पौधों का जीनोटाइप निर्धारण किस प्रकार के संकरण द्वारा किया जाता है, हमें व्याख्या करनी है। 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे आपको सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 3 का डालना है। ठीक है, आगे लिखना कैसे है, तो चलिए, मटर के लंबे पौधों का जीनोटाइप निर्धारण या हम किसके द्वारा करते हैं, परीक्षार्थ संकरण, जिसको हम टेस्ट क्रॉस भी बोलते हैं। मटर के लंबे पौधों का जीनोटाइप निर्धारण परीक्षार्थ संकरण द्वारा यानी टेस्ट क्रॉस संकरण द्वारा किया जाता है। जब F1 पीढ़ी का क्रॉस हम अब प्रभावी जनक के साथ करा देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं।
जब हम F1 पीढ़ी का क्रॉस हम अप्रभावी जनक के साथ करा देते हैं तो उस संकरण को हम टेस्ट क्रॉस संकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, सहविलुप्तता की व्याख्या कीजिए कि सहविलुप्तता क्या होती है। ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। तो हम डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3 का खा। तो सहविलुप्तता का अर्थ है जब एक जाति विलुप्त हो जाती है। सहविलुप्तता का सामान्य अर्थ होता है कि जब कोई एक जाति विलुप्त हो जाती है तो उस पर आधारित दूसरी जंतु व पादप जातियां विलुप्त हो जाती हैं। जब कोई एक जाति विलुप्त हो जाती, जैसे डायनासोर है, ठीक है, तो वो उसकी जाति विलुप्त हो चुकी है, तो उस पर आधारित दूसरे जंतु व पादप जातियां स्वतः ही विलुप्त हो जाती हैं और इस विलुप्तता को ही हम क्या कहते हैं, सहविलुप्तता कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण के लिए परपोषी मत्स्य जाति और उसके जो परजीवी हैं वो कैसे हो चुके हैं, दुर्लभ हैं या सह विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, ये जाति विलुप्त हो चुकी परपोषी मत्स्य और उसके परजीवी की। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिरक्षी अणु की संरचना का केवल चित्र बनाना है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए, लैक प्रचालेक ओपेरॉन जिसको बोला जाता है, लैक प्रचालेक ओपेरॉन में जेड और वाई जीन किस एंजाइम का कूटलेखन करते हैं, उसके कार्यों का उल्लेख भी करना है कि लैक प्रचालेक ओपेरॉन में जेड और वाई जीन किस प्रकार के एंजाइम का कूटलेखन करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम डालेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का घा। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का घा डालेंगे और लिखेंगे लैक प्रचालेक कूटलेखन। ठीक है, तो लैक प्रचालेक कूटलेखन में जो जेड जीन है और वाई जीन है, तो जेड जीन बी गैलेक्टोसाइडेज का कूटलेखन करती है जिसमें से काम क्या होता है, लैक्टोज का विघटन होता है। जो जेड वाली जीन है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का कूटलेखन करती है जो कि जिसका उपयोग लैक्टोज का विघटन करना होता है। और जो वाई जीन है वो परमीएज का कूटलेखन करती है जिसका काम होता है पारगम्यता को बढ़ाना। जो जेड वाली जीन है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का कूटलेखन करती है जिसका कार्य होता है लैक्टोज का विघटन करना। और जो वाई जीन है वो परमीएज का कूटलेखन करती है जिसका काम होता है पारगम्यता को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन पढ़िए 3 का अंगा नंबर, जैविक या कार्बनिक खेती क्या होती है, टिप्पणी करनी है। तो इसके लिए आप सिंपल लिख सकते हैं कि जिन खेती में जिस खेती में क्या किया जाए, रासायनिक खाद्य पदार्थों का यूज ना किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, कार्बनिक खेती कहेंगे। और ऐसी खेती जिसमें हम घरेलू चीजें जैसे कि गोबर की खाद हो गई, ठीक है, और भी जैसे घरेलू खादों का यूज करके हम जो खेती करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जैविक या कार्बनिक खेती कहते हैं। ठीक है, तो इसे आप अपने आप से बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए लघुत्तरी क्वेश्चन। ठीक है, तो लघुत्तरी क्वेश्चन में चौथे का नंबर है, आभासी फल और वास्तविक फल में क्या अंतर है, सेब किस प्रकार की कोटि का फल है और क्यों, ये आपको बताना है। देख सकते हैं आप 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के लंबे पौधों का चयन ही क्यों किया। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों का ही चयन क्यों किया। अब वो चाहते तो किसी और पौधे का भी चयन कर सकते थे लेकिन उन्होंने मटर के पौधों को ही क्यों यूज किया अपने वंशागति सिद्धांत के आधार पे, तो वो आपको बताना है। 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, विडोलित हॉज रिएक्टर की व्याख्या करनी है। विडोलित हॉज रिएक्टर क्या होता है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। अगला क्वेश्चन है, संभार तंत्र वृद्धि की व्याख्या समीकरण सहित करना है कि संभार तंत्र वृद्धि क्या होती है, इसका समीकरण भी देना है। अगला क्वेश्चन है 5वें का नंबर, अंडजनन के व्यवस्थात्मक चार्ट का आरेखीय निरूपण कीजिए कि अंडजनन क्या होता है, इसका व्यवस्थात्मक चार्ट बनाकर निरूपण करना है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, सक्रिय प्रतिरक्षा एवं टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कि सक्रिय प्रतिरक्षा और टीकाकरण क्या होती है। 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, किन्हीं 3 संवाहक रहित विधियों का उल्लेख कीजिए जिनका पुनर्योगज डीएनए को सक्षम परपोषी कोशिका में प्रवेश कराने के लिए किया जाता है। ऐसे किन्हीं 3 संवाहक विधियों का हमें उल्लेख करना है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, प्रकाश जंतु और पौधों के वितरण को किस प्रकार प्रभावित करता है, उदाहरण सहित बताना है। 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़िए 6वें का नंबर, किसी वर्णांध पिता की सामान्य पुत्री का विवाह अगर हम सामान्य पुरुष से करा दें, किसी वर्णांध पिता की सामान्य पुत्री का विवाह हम सामान्य पुरुष से करा दें
तो वर्णांधता के वाहक की संभावना उसके पुत्र में क्या होगी, वंशावली चार्ट के अनुसार हमें बतानी है। वंशावली चार्ट बना के दर्शाना है। 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, जानवरों या जानवर जिनको मवेशी भी बोला जाता है, जानवर मवेशियों और सुअरों को मारकर उनके अग्नाशय से प्राप्त इंसुलिन के किन्हीं 3 प्रकार की कमियों का उल्लेख कीजिए कि जानवरों और सुअरों को मारकर जो अग्नाशय से प्राप्त इंसुलिन होता है उनमें 3 कौन सी कमी होती है वो हमें बताना है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, स्वस्थाने जिसको इन सीटू बोला जाता है एवं बाह्यस्थाने जिसको एक्स सीटू बोला जाता है, इन सीटू और एक्स सीटू पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, स्पर्धा एवं परजीविता की उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन है, ठीक है। 7वां नंबर है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर विभेद कीजिए कि बीज पत्राधार एवं बीज पत्रोपरिक क्या होते हैं। अगला है, परिभूर्ण पोष एवं फलभित्ति में आपको विभेद करना है। अध्यावरण और बीजचोल में आपको विभेद करना है। 3 दिए हुए हैं, किन्हीं 2 पर आपको विभेद करना है। 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अथवा में भी दिया गया है कि प्रसव को परिभाषित कीजिए कि प्रसव क्या होता है और इस प्रक्रिया के दौरान शामिल होने वाले विभिन्न हार्मोनों का एक विवरण दीजिए कि प्रसव क्या होता है। इस प्रक्रिया के दौरान शामिल होने वाले विभिन्न हार्मोनों का विवरण देना है। या तो पहले वाले को कर लीजिए या फिर अथवा वाले को कर लीजिए। 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, 8वां नंबर, निम्नलिखित क्रोमोसोमी असमान विन्यास से उत्पन्न विकारों का वर्णन कीजिए। तो पढ़िए, क्रोमोसोम 21 की त्रिसूत्रता या एकाधिसूत्रता क्या होती है और XXY ये क्या होता है, ये आपको बताना है। 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अथवा में भी आया है, अनुवांशिक कूट की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए कि अनुवांशिक कूट क्या होती है, इनकी प्रमुख विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, 9वां नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एडेनोसिन डीएमिनेज की कमी अंतरजातीय स्पर्धा उदाहरण सहित बताना है। मानव जीनोम परियोजना क्या थी, इसको आपको क्या करना है, इन पर 3 में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। अथवा में भी आया है, संस्पर्श संदमन क्या है, सामान्य कोशिकाएं किस प्रकार से कैंसरी कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं, ये समझाना है। संस्पर्श संदमन क्या है, सामान्य कोशिकाएं किस प्रकार कैंसरी कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं, ये आपको बताना है। 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है। तो ये था बायो का 2024 का वायरल पेपर। अगर आपने इसको पूरी तरह से सॉल्व कर लिया तो आपके एक भी नंबर नहीं कटने वाले। तो वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।